हेलो एवरीवन। अभी तक आपने गुनाहों का देवता भाग 5 में सुना कि गेसु सुधा के घर मिठाई देने आती है और बातों ही बातों में पूछती है, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है। इस पर सुधा मना करती है। अब आगे। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर में किससे वह कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी छोटी चीज़ के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है और काम नौकरों से भी करवा ले। पर अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढूंढवाया जा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता। और चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया। काहे मुंह बना रखा है, 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे। अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरिया को जानती हो, वहीं आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी लेने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह। वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर का गुस्सा जब रहता है तब सुधा की रूह कांप उठती है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेज पोज बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने। लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट के सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या। बड़े भर्राए गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा, क्या है। चंदर ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो। हमारी बात पर नाराज हो गए तुम। हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा की गाल पर 2 बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है। कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है, अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई है। जाओ अच्छी लड़की की तरह मुँह धोआओ। सुधा उठी और मुँह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात थी। कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक न एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास होता गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी।
बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से जब मैं घर गया खाना खाने, वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई साहब और हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में, लेकिन वो तो सौतेली हैं और वे तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी ज़रूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज़ होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है। मैंने देखा है कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ, सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की के घर जाकर देख लें, हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम नहीं समझती हो, जिंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस खरीदना थोड़ी ना है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह में कोई माने हैं। तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी से प्यार किया है चंदर? क्यों, बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों, ये क्यों सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़ी छिपाते, हमें ज़रूर बताते। और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया है। लेकिन तुमने पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी, वह बोली, सुधा तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है, तो हमने कहा नहीं। बोली तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी भी कुछ नहीं छिपाता है। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें ज़रूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हो। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हो और तुम्हें मालूम हो। कभी हमने प्यार तो नहीं किया है ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस ली और कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए? हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं, लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसरिया के यहाँ। बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और मन और भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी कि शायरी पर जो उदास हो जाता है वह जरूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे वह पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया और अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए, तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते तो मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना। और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा, अच्छा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता है। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली।
उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी भी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तहान देगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने भी हाथ जोड़े, फिर बहुत सकुचा सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और सुधा के बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक पलटता कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे से पसीना झलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए पूछा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद, ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना, चंदर ने डांट कर कहा। चलो पढ़ो सीधे, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुहाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा। कै बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है। आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो, उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही थी और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान लगा लिया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तो हम पढ़ेंगे नहीं। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम पढ़ेंगे नहीं, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए? सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक तो सुधा तुम्हारी ही निगाहबानी में रही है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है? हाँ, एमए कर रहा है।
अच्छा है, तब तो विनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजिन यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।